हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 14वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा विवान के गले लग गई और कहा, भाई मैं जानती हूँ आप कुछ नहीं होने दे सकते किसी को, और आप ये मत सोचो कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि गलती उनकी है जिन्होंने ये काम किया है, और मुझे माफ़ कर दो। आपको ऐसा लगा, मैं जानती हूँ अंकुश को, क्या आप किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे? तो विवान मुस्कुरा दिया और उसके बाल सहलाते हुए कहा, तो बस तुम फिक्र मत करो, भाई है, उनसे पहले ही अंकुश के पीछे लोग लगा दिए हैं, वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे ही, और वरना अपना अंकुश तो वैसे भी उन्हें नहीं बख्शेगा। कि नेहा और नव्या भी मुस्कुरा उठी। नेहा अब ठीक हुई और कहा, दी अच्छा मैं चलती हूँ। और नव्या, मुझे कोई काम हो तो मुझे आवाज़ दे देना। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया तो नेहा चली गई। विवान कुछ शांत था, शायद स्मृति की बातें याद कर। तो नव्या ने उसे अपने पास बुलाया तो विवान उसके पास आया और उसने कहा, क्या हुआ? नव्या ने उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया। ऐसा करता देख विवान चुप हो गया और नव्या उसके बाल सहलाने लगी। वहीं अंकुश काफ़ी दिन बाद पुलिस स्टेशन आया था। उसे देख उसके जूनियर्स बहुत खुश हुए और कहा, जय हिंद सर, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अंकुश ने कहा, थैंक यू। साहिल और बाकी सब यही हैं? साहिल, जी सर, सब यही हैं, और आपको देखकर तो और भी सही हो जाएगा। अंकुश ने उसे कहा, जो भी फाइल्स या वर्क रह गया है उसे लेकर मेरे कैबिन में आओ, तुम और अमित। साहिल ने बोला, जी सर, और सैल्यूट करके चला गया। अंकुश भी अपने कैबिन में आ गया। उसने छोटू को चाय के लिए बोला और काम में लग गया। वो अपनी और अपना काम देख रहा था कि कुछ ही देर में अमित और साहिल भी आ गए। सारी फाइल्स लेकर अंकुश ने ऐसे ही कहा, और कुछ नया? तो अमित बोला, सर वो पुरानी दिल्ली का थाना नहीं है, वो श्रीकांत का। अंकुश ने बोला, हाँ, बहुत बड़ा हरामी है साला, घूस लेता है। अब क्या करा उसने? साहिल साहिल ने बोला, सर इस बार तो कमाल कर दिया, उसने तो सोचा भी नहीं था वो ऐसा भी कर सकता है। अंकुश ने बोला, क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया उसने? साहिल बोला, सर वो जो एक ड्रग्स केस वाला केस नहीं था, जिसमें वो रागनी आई थी आपसे बेल के लिए और आपने देने से मना कर दिया था। अंकुश ने कहा, हाँ फिर? साहिल बोला, सर श्रीकांत ने सरेंडर कर दिया है कि उसने कुछ पैसों के लिए उस रमेश से हाथ मिलाया था, और बाकी भी अपने सारे काले धंधे के बारे में पुलिस को बताया, और अब वो जेल में है। अंकुश ने बोला, क्या, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कैसे उस शैतान में, जो वो एक बार में साधु बन गया? ऐसे कैसे? अमित ने बोला, सर ये तो नहीं पता, पर इतना पता चला कि उसे पकड़वाने में एक बहुत ही बड़ी और काबिल अफसर है जिसने ये काम किया है। उनका नाम स्वरा कहा गया, बाकी कोई जानकारी नहीं है उनकी। अंकुश सोचते हुए बोला, स्वरा? रमेश एक घर में था जो बहुत छोटा सा था और शहर से थोड़ी दूरी पर था। वो सोफे पर बैठा था जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो कभी भी गिर सकता था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और एक हाथ में वो पेपर थे जिन्हें वो कब से बस घूरे जा रहा था। उसके सारे आदमी वहीं थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कुछ कहे। कि आदमी जो खड़ा था वो साथ खड़े आदमी से बोला, इनको क्या हो गया? कब से बस पेपर को ही घूर रहा है, और हम बस यहाँ क्यों हैं? ना कुछ बोल रहा है। दूसरा आदमी बोला, लगता है सर को शॉक लगा है, इन्हें देखकर तो लग रहा है कि अभी इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कि तभी रमेश के चीखने की आवाज़ आई, आओ! सब डर गए। रमेश उस पेपर को देखते हुए बोला, ये बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत। विशाल वहीं विशाल निशा को घर ले आया था, और अब वो पहले से बेहतर थी। निशा खुश थी कि विशाल और उनके बीच सब सही हो गया, पर उसे अपने पर भी अब भी शर्म आती थी कि उसने अपने विशाल को इतना गलत कैसे समझा, और ये बात कहीं ना कहीं विशाल को लग रही थी। निशा कुछ परेशान सी है, पर वो जानता था कि उसे क्या करना है। वहीं विवान और नव्या डॉक्टर के यहाँ थे। डॉक्टर ने नव्या का घाव देखा और कहा, मिस्टर विवान, घाव गहरा है, वक्त लगेगा पर भर जाएगा। ये कुछ मेडिसिन मैं दे रही हूँ, समय पर देते रहिएगा और जितना हो सके आराम करें। बाकी ड्रेसिंग के लिए आप 1 महीने बाद ले आना। विवान ने कहा, जी डॉक्टर, थैंक यू। विवान और नव्या डॉक्टर के कैबिन से निकले कि विवान ने कहा, आप बैठो, मैं दवाई लेकर आया। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और बैठ गई।
विवान सामने दवाई लेने चला गया। नव्या वहीं थी कि उसकी नज़र सामने गई। कुछ लड़कियां किसी को देख रही थी। नव्या ने उनकी नज़र की तरफ दिशा की तो उसके मुंह जैसे बिगड़ने लगी, क्योंकि वो विवान को ही देख रही थी। अब विवान था ही इतना हैंडसम, ऊपर से आप ब्लैक शर्ट, उफ कातिल लुक। उनमें से एक लड़की बोली, देख यार कितना हैंडसम है ये उफ, और क्या लुक है। काश, उस लड़की ने बड़ी इंटेंस लुक में कहा। तो नव्या का तो आप समझ ही सकते हैं, पूरा लुक आ गया। वो उठी और विवान के पास जाकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ती है और दवाई शॉप से लेकर बोली, चलो अब आप इतना क्या हॉट लगना है आपको, और उसे खींचकर ले गई। विवान का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं नव्या ने उस लड़की को आंख मारी तो वो लड़की का मुंह बन गया। वहीं हमारा विवान तो पूछो ही मत। नव्या और विवान गाड़ी में आए तो नव्या गुस्से में थी। वहीं विवान अभी जो अंदर हुआ उसे देख हैरान था, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विवान ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों निकल गए। नव्या बाहर खिड़की की ओर देख रही थी और बड़बड़ा रही थी, कितना हॉट हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड होता तो उस लड़की की तो मैं किसी के भी पति को कुछ भी बोल देते हैं लोग। शर्म वरम नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। बड़ी आई नहीं तो। नव्या बड़बड़ा रही थी। वहीं विवान नव्या की बात सुन मुस्कुरा कर बोला अब हॉट हूँ तो लोग कहेंगे ही ना। उसमें ऐसे कहा तो नव्या और चिढ़ गई, पर विवान को अब मजा आ रहा था। उसने कहा, गर्मी ज्यादा हो रही है ना, कुछ लोग तो जल भी रहे हैं, बदबू आ रही है। नव्या ने उसे घूरा तो वो हल्का सा, विवान ने ऐसा कहा कि विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, क्या क्या हुआ, आपको नहीं आ रही बदबू। नव्या बिल्कुल विवान के पास आ गई। ऐसा होता देख विवान बस नव्या को देखने लगा। वो कुछ समझता कि नव्या ने उसकी नाक खींच दी। विवान ऐसे करने से तुरंत बोला, आउच, और नाक सहलाने लगा और कहा, ये क्या कर रही हो आप नव्या। तो नव्या बोली, आपकी नाक देख रही थी कि क्यों कितनी बदबू आ रही है इससे। वो क्या है ना, हॉट हैं आप, तो आप गर्म हुए या नहीं, बस वही देख रही थी और गाड़ी से उतरकर चली गई। विवान सोचता रह गया। नव्या अंदर आई तो उसे नेहा दिखी जो अपना सामान रख रही थी। नव्या उसके पास आकर बोली, क्या हुआ नेहा, कहाँ जा रही हो, सब ठीक है ना। नेहा बोली, आ गई तू, डॉक्टर ने क्या कहा। तब तक विवान भी अंदर आ गया। उसने नेहा की पैकिंग देखी तो हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर नव्या को देखा तो नव्या ने मुंह फेर लिया। नेहा ने जब नव्या को ऐसे करते देखा तो हैरानी से उसे देखने लगी और कहा, तुझे क्या हुआ, तू क्यों विवान भाई को ऐसे लुक दे रही है। नव्या ने कहा, तू मेरे सवाल को मत बदल और बता कहाँ जा रही है। नेहा बोली, वो शीतल की स्कूल जा रही हूँ, वो बहुत याद कर रही है, इतना वक्त हो गया तो उसके साथ भी कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ, बस इसलिए। उसका बर्थडे भी आ रहा है। तो वो आगे कहती कि एक आवाज़ उसके कान में पड़ी, दी। नेहा ने हैरानी से गेट की तरफ देखा तो शीतल भागती हुई नेहा के पास आई और उसके गले लगकर बोली, दी मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत सारा। नेहा शीतल को देख जहाँ हैरान थी वहीं उसने उसे गले लगाकर कहा, बच्चा, दी ने भी आपको बहुत मिस किया, पर आप यहाँ कैसे। शीतल कुछ बोलती कि एक आवाज़ और आई। नेहा ने देखा तो अंकुश आ रहा था, क्योंकि मैं उसे यहाँ लाया हूँ, वो यहीं रहेगी अपनी दी के पास और आगे की पढ़ाई भी यहीं से करेगी। फिर शीतल के पास बैठकर, बच्चा आप रहोगे, नहीं बोल पाई और ऊपर चली गई। वहीं विवान और नव्या एक दूसरे को देखा तो विवान ने कहा, कमरे में चले। नव्या ने कुछ नहीं कहा और विवान के साथ चलने लगी। इधर किसी का फोन बजा। उसने फोन उठाया और सामने वाले की बात सुन उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसने फोन को जोर से पटकते हुए कहा, कब तक। रागिनी को अब डर लगने लगा था कि आखिर कौन है जो ऐसा करना चाहता है। उसके दिमाग में अभी भी बस उस वक्त की बातें घूम रही थी। आज 2 दिन से ज़्यादा हो चुका था, पर ना ही वो ये समझ पा रही थी कि वो कहाँ है। उसने पूरे कमरे को देख लिया था, पर उस कमरे से बाहर जाना तो दूर, एक मेन दरवाजे के अलावा उस बस एक खिड़की थी और उससे भी वो जा नहीं सकती थी। उसने खुद से कहा, ये जो भी है मुझे उन्हें अपने यहाँ होने के बारे में बताना ही होगा। वही है अब जो कुछ कर सकते हैं, पर कैसे, वो ये सोचने लगी। पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और तभी उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वही रमेश दिन से रात हो चली थी, पर वो बस उस पेपर को घुरे ही जा रहा था जैसे वो एक पेपर ना हो। उसका डेथ
वेरिएंट हो। उसके आदमी भी अपने मालिक को देखकर परेशान हो गए थे, ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ समझ ही आ रहा था कि तभी फ़ोन बज पड़ा। सबने ना यहाँ आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना, और आप फिक्र मत करो, यहाँ कोई कुछ भी करे या बोले तो आप सबसे पहले आकर मुझे कहना, बिना डरे, समझे बच्चा। शीतल, ओके जीजू, आप बहुत अच्छे हो सच में। शीतल के मुंह से जीजू सुन अंकुश हल्का सा मुस्कुरा देता है और खड़े होकर काका से कहता है, काका आप शीतल को कमरे में ले जाएं, और शीतल बच्चा आप भी आराम करो, शाम को हम घूमने चलेंगे। शीतल खुश होते हुए अंदर चली गई। वहीं नव्या अंकुश से कहती है, भाई कौन शीतल को परेशान कर रहा था और आपको ये सब कैसे पता? तो अंकुश नेहा की ओर देखता है जो सिर झुकाकर खड़ी थी। नव्या, बोलो ना भाई। कि अंकुश कहता है, नव्या तुम आराम करो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, और विवान ले जाए इसे कमरे में। विवान ने कहा, अंकुश तो भी जानता है कि नव्या बिना जाने नहीं जाएगी, तो बता दे। और नेहा से वो आगे बोलता कि अंकुश बोल पड़ा, अगर नव्या की जान को खतरा हो और वो तुझे बिना बताए चली जाए तो तू क्या करेगा? अंकुश का ये सवाल सुन विवान उसके पास आया और कहा, मानता हूँ नेहा, जो करने जा रही थी उसमें रिस्क था, पर अब सही है ना? तूने लाया तूने लाया ना शीतल को, वो भी ठीक है। अब तो अंकुश गुस्से में, क्या ठीक है विवान, क्या ठीक है? आज ये एक बार फिर वही कर रही थी, झूठ बोलकर जा रही थी शीतल को उसके स्कूल में कई दिन से कुछ लोग परेशान कर रहे थे। उसने अपनी क्लास टीचर से कहा, उन्होंने जब एक्शन लिया तो उन लोगों ने उन्हें भी परेशान किया। फिर जब ये बात इन्हें पता चली तो इसे पता चली तो इसने उन्होंने अच्छा सबक सिखा दिया, पर वो नहीं माने और शीतल को भी नहीं, और शीतल को भी तंग करने लगे। और जब ये भी नहीं हुआ तो ये आज अकेले ही उनका सामना करने चली, बिना ये जाने कि वहाँ की क्या हालत है, कैसे, क्यों। हर बार इसे ये लगता है कि हर चीज़ ये अकेले हैंडल कर सकती है, परिवार भी कुछ होता है, पर नहीं, इसने आज तक हमें माना ही कहाँ कुछ। तभी तो ये ऐसे जा रही थी। अगर मुझे पता नहीं चलता तब, या विवान के पास वहाँ की स्कूल की प्रिंसिपल का फ़ोन नहीं आता, तो आज सिर्फ शीतल ही नहीं, शायद हम इसे भी खो देते। और आगे वो कह नहीं पाता। उसकी आंखों में नम और गुस्सा थे। नेहा अंकुश की बात सुन रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। अंकुश ऊपर चला गया। नव्या किसी सोच में गुम थी। उसने नेहा को कहा, नेहा जाओ भाई के पास, इस वक्त जरूरत है तुम्हारी। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम सही थी, सोचा भी नहीं तुमने, और इतना बड़ा कदम ले रही थी, और तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? नेहा, परिवार के जब किसी भी सदस्य को चोट लगती है ना, तो दर्द बेहद होता है, और जब वो अपना करीबी हो तो कई गुना ज़्यादा। नेहा ने एक दूसरे को देखा, पर तभी फ़ोन बजना बंद हो गया। एक बार फिर चुप हो गए कि तभी फ़ोन वहीं दूसरी तरफ फ़ोन बजना बंद हुआ। एक बार फिर सब चुप हो गए कि तभी फ़ोन फिर से बज पड़ा। रमेश इस बार परेशान हो गया और चीखते हुए कहा, फ़ोन उठाओ जिसका भी है, वरना दुनिया से उठा दूंगा मैं। सब डर गए कि उस आदमी ने फ़ोन लिया और वहाँ से दूर होकर फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, जी कहिए। सामने से आवाज़ आई, इस वक्त वो कैसा है? जैसा आपने कहा वैसा ही है, बस ठीक है। उसकी हर बात पर नज़र रखना, वो क्या सोच रहा ये मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। एक काम करना है तुझे। अब उसने उससे कुछ कहा तो वो मुस्कुरा उठा और कहा, आप उसे पागल करके ही छोड़ेंगे? अच्छा अब मैं रखता हूँ, जरा देख तो लूँ उसका ये हालत। और फ़ोन काट कर अंदर चला गया। निशा अपने घर पर थी। आज वो विवान के घर ना जाकर अपने घर, जो दिल्ली में ही था, वहीं रुक गई थी। वो अब बिल्कुल ठीक थी कि तभी उसके घर की बेल बजी। निशा ने कहा, इस वक्त कौन है? वो दरवाज़ा खोलने गई तो सामने देखा कोई नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी पर कोई नहीं था। निशा ने कहा, यहाँ कोई नहीं है, फिर बेल किसने बजाई? वो पलट के जाने लगी कि किसी ने उसे पकड़ा और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। निशा उसके छूते ही निशा की आंखें बंद हो गई। उसने कहा, विशाल। विशाल मुस्कुरा उठा और प्यार से कहा, इतना जल्दी जान गई कि मैं हूँ? मुझे तो लगा था आज मेरा सिर फूटा। ये बिल्ली तो तीर मारती ना। निशा पलटी और कहा, तुम्हें इतना तो पहचान ही जाऊंगी, और किसी की क्या हिम्मत की तुम्हारे अलावा, और अगर ऐसा करता तो तुम उसका क्या हाल करती मैं भी जानती हूँ। विशाल ने निशा को गले लगा लिया और कहा, सच का? निशा फिर से उदास हो गई। उसे विशाल का प्यार जितना अच्छा लग रहा था, उतना ही उसे अपने किए पर गुस्सा और दर्द था। उसे ऐसे चुप देख विशाल ने उसे अलग किया और पास बैठा दिया और कहा, निशा आई एम सॉरी। निशा हैरानी से विशाल को देखने लगी तो विशाल ने कहा, सॉरी क्योंकि
जब तुम रोई, दर्द में थी और मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन अब हूँ साथ हमेशा और रहूंगा। वादा करता हूँ, पर तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा मेरे से। निशा ने कहा, क्या? विशाल बोला कि मुझे मेरी निशा चाहिए, उसे इस गिल्ट में नहीं देख सकता मैं। तुम प्यार हो मेरा। निशा, जितना मैं दर्द में रहा उतना तुम भी तो। जब दर्द बराबर था तो प्यार भी बराबर होगा ना, विशाल ने कहा। तो निशा उसके गले लग गई और कहा, वादा, और रोते हुए हंस दी। तो विशाल ने उसे गले लगा लिया। नव्या नव्या अपने कमरे में थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो चुपचाप थी। तभी उसे कुछ टोन सुनाई दी। उसने तुरंत अपने कान में ब्लूटूथ लगा लिया और कहा, हाँ, काम हो गया, पर वो अब अलर्ट हो गया होगा। आगे और संभाल कर रहना होगा। वैसे बहुत वक्त हो गया, अब नया झटका देना होगा। ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। उसने फ़ोन रख दिया और आगे बंद कर कहने लगी, ना जाने क्या करूं, कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, नव्या। नव्या ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। विवान नव्या को देख ऐसे देख बोला, कुछ मत करिए आप, जो होगा देखा जाएगा, आप बस आराम करो। नव्या हैरानी से विवान को देखने लगी तो उसने कहा, अंकुश नेहा को लेकर परेशान है आप? नव्या शांत हुई और कहा, हाँ। तो विवान ने कहा, वैसे आपने बताया नहीं मुझे, विवान। विवान ने आंखें मटकाते हुए कहा। तो नव्या बोली, क्या? विवान ने कहा। विवान नव्या के पास आते हुए नव्या की धड़कन बढ़ गई। विवान ने कहा, आप जेलस फील कर रही थी ना, क्योंकि मैं हॉट हूँ। ये हॉट वर्ड उसने नव्या को देखने लगा और उसे जोर देकर कहा। नव्या को देख कर ये हॉट वर्ड उसे जोर देकर कहा। नव्या घूरने लगी और कहा, हॉट और हम्म हॉट, और मुंह बनाकर बेड के पास चली गई। वहीं विवान हंस पड़ा, पर फिर उसका फ़ोन बज पड़ा तो वो बाहर निकल गया। अंकुश अपने कमरे में था। उसे आज बहुत हर्ट हुआ था, पर हर्ट से ज़्यादा वो डर गया था, और ऐसा होना लाजमी भी था। जब आप अपने प्यार को दर्द या तकलीफ में सोचते भी होगे ना, तो ऐसा ही होता है। अंकुश ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी उसे किसी का एहसास हुआ, पर उसने बिना आंखें खोले ही कहा, जाकर शीतल के बाट बैठो, वो इतने दिन बाद आई है। नेहा के कदम वहीं रुक गए। उसने बहुत धीरे से कहा, अंकुश मेरी। वो इससे आगे कुछ कहती कि अंकुश उठा। नेहा डर गई। अंकुश नेहा के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। नेहा कुछ कह नहीं पा रही थी। अंकुश ने कहा, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम मेरा इंतजार मत करना, और कहकर वहां से चला गया। नेहा को अंकुश का ये व्यवहार बहुत ही दर्द दे रहा था, पर कहीं ना कहीं गलती भी उसकी ही थी। वो वहीं बैठ गई। वहीं विवान ने बाहर आकर फ़ोन लिया और कहा, जी। सामने से आवाज़ आई, आप आज उसी बंगलों में मुझे मिल सकते हैं। आप फ़ोन लेकर मत आइएगा, साथ ही बाकी सबको भी आने के लिए कह दीजिएगा। वॉन विवान जी। विवान ने कहा, जी स्वरा, मैं आ जाऊंगा और बाकी सबको भी कह दूंगा। पर फिर वो कुछ सोचने लगा तो स्वरा ने कहा, फिक्र मत करिए एजेंट निवेदिता, कैसे लाना है वो मैं ले आऊंगी। वो विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, आप हर बात को समझ जाती हैं स्वरा। स्वरा ने कहा, हमारी टीम का ख्याल रखना भी मेरा ही फर्ज है। फिर चुप होकर स्वरा ने कहा, वॉन अब हमें बहुत सतर्क रहना है। वो ज़रूर कुछ न कुछ करने की सोच रहा है। वॉन वो जो सोच रहा है स्वरा, उससे पहले ही मैं कर चुका। स्वरा हैरानी से बोली, मतलब? वॉन आपको सब आकर बताता हूँ, ये यहाँ करने का सही समय नहीं है स्वरा जी, और अपना ख्याल रखें एजेंट वॉन। वॉन आप भी, और फ़ोन रख देता है और मन ही मन मुस्कुरा देता है और कहता है, आखिर किसे दिखाना है स्वरा को। और फिर वो नव्या के पास चला जाता है। रात के 11 बज रहे होते हैं। एक काले रंग की गाड़ी एक अपार्टमेंट के नीचे आकर खड़ी होती है। उसमें से एक लड़की आती है बाहर और उसके साथ खड़े लोगों से कहती है, आप सब यहीं रुकिए, हम आते हैं, और अब नॉर्मल रहें, पर अलर्ट रहें, हम आते हैं। ये कहकर वो लड़की अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। उसने नॉर्मल सा जींस टॉप पहना हुआ था, आंख पर चश्मा और बाल खुले हुए। अपार्टमेंट के कुछ लोग जो अब तक जाग रहे थे वो उसे देखने लगे, पर उसे कोई फर्क नहीं था। वो ऊपर आई और एक फ्लैट के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर उस फ्लैट को देखने के बाद उसने बेल बजा दी और इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला तो सामने एक लड़का था। उसने उस लड़के को देखा और कहा, विशाल जी। विशाल ने उस वक्त उस लड़की को नहीं देखा था, क्योंकि वो निशा की कुछ बात सुन रहा था, और जैसे ही उसने अपना नाम सुना वो आगे देखने लगा। उस लड़की को देख वो चौंक गया कि इतनी रात को एक लड़की यहाँ क्या कर रही है, और उसका नाम कैसे जानती है। विशाल को अचानक से चुप देख निशा ने आते हुए कहा, क्या हुआ तुम? वो आगे कहती कि उसकी नज़र भी उस लड़की पर जाती है तो वो भी उसे देखने लगती है कि वो लड़की बोली, निशा जी, वैसे तो
मेरे पास वक्त नहीं है और ना आपके पास, तो प्लीज़ आप दोनों जल्दी चलिए। निशा भी अपना नाम उस लड़की के मुंह से सुन चौंक गई। उसने कहा, आप मुझे कैसे जानती है और कहाँ जाना है? लड़की, मैं आपको कैसे जानती हूँ और क्यों, ये सब सवाल आपको जल्दी मिल जाएंगे। फिलहाल आप दोनों को चलना है। ये मैम का ऑर्डर है कि मैं आपको लेकर आऊँ और आप तैयार होकर जल्दी आ जाइए। मैं नीचे आपका इंतजार कर रही हूँ। विशाल और निशा को कुछ समझ नहीं आया तो वो लड़की बहुत धीरे से कहती है, प्लीज़ कम निवेदिता एंड वी। ये सुन वो और चौंक जाते हैं और वो लड़की चली जाती है। यहाँ किसी ने फ़ोन किया और एक आदमी से कहा, वो आज बाहर ज़रूर आएंगे। इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे वो जिंदा चाहिए पर चोट भी उतनी ही चाहिए। और फ़ोन काट कर हंस पड़ता है। रात के 12 बज रहे थे। उस रूम में एक प्रोजेक्टर चल रहा था। अंधेरा था पर दियो से वो जगह जगमगा रही थी। कुछ देर में सभी वहाँ आ गए थे कि राहुल ने कहा, यार कोई सोच भी नहीं सकता कि इस बंद कमरे में इतना सब है और ये तो कब से बंद है। रोजी बोली, बिल्कुल, पर उतना ही सुंदर भी है ये। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया और कोई इस प्रॉपर्टी को खरीदने भी क्यों नहीं आया। माना ये घर बंद होने की वजह से एक हॉन्टेड हाउस लगता है, पर फिर भी किसी ने ऐसा सोचा क्यों नहीं, वो भी दिल्ली जैसे जगह में। निशा, ये तो वो ही बता पाएंगी अब, पर वो है कहाँ? और विवान ने कहा, विवान कहाँ रह गया? कि तभी विवान आता है और उसके हाथ ब्लैक हुडी पहने, आंखों पर चश्मा लगाकर स्वरा आ रही होती है। जब वो लोग उन दोनों को साथ देखते हैं तो एक पल को देखते रह जाते हैं। राहुल धीरे से, सो गॉर्जियस, दोनों उनके सामने आ जाते हैं और सबको देखते हुए कहते हैं, जय हिंद। सब होश में आते हैं और कहते हैं, जय हिंद। स्वरा आई वहाँ बैठते हैं। स्वरा ने कहा, आइए वहाँ बैठते हैं। सब ने हाँ में सिर हिलाते हैं। स्वरा और वान बैठ जाते हैं। बाकी सब भी एक एक करके बैठ जाते हैं। निशा बैठने लगती है कि स्वरा की आवाज़ आती है, एजेंट निवेदिता। सब स्वरा को देखने लगते हैं। स्वरा ने ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि उसका चेहरा नहीं देख सकता था कोई भी। निवेदिता चौंक जाती है तो स्वरा उस लड़की को जो विशाल और निशा को लाई थी, उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया तो सब उसे देखने लगे। पर विवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो लड़की कुछ देर में आई और उसके हाथ में एक ट्राई थी और दूसरी तरफ से कोई बहुत मुलायम से बड़ा सा आरामदायक बैठने लायक उसने वहाँ वो रखा और स्वरा से कहा, आप भी अभी अभी हॉस्पिटल से आई हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, पर मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। आप एक एजेंट भी हैं जो देश को पहले समझती है, पर आप मेरी एजेंट के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी भी हैं और इसलिए आपका ध्यान रखना भी मेरा फ़र्ज है। तो या आप यहाँ बैठिए और ये आपके लिए कुछ हेल्दी फूड है, आपके लिए अच्छा रहेगा। सब स्वरा का ये अंदाज देख अंदर से बहुत खुश थे। निवेदिता वहाँ बैठ गई और उसको उसके लिए खाने के लिए भी दिया गया, बाकी सबको भी दिया गया। जब विवान को दिया गया तो चाय देख वो बोला, आपको कैसे पता? मैं स्वरा ने कहा, बस पता है, और हल्का सा मुस्कुरा दी। विवान ने चाय ली और जैसे ही पिया वो एकदम से हैरान रह गया, पर फिर चुपचाप चाय पीने लगा। वहीं जब वो लड़की स्वरा को देने लगी तो उसने मना कर दिया। वो लड़की अलग खड़ी हो गई। रोजी ने कहा, मैम आपने हमें क्या दिखाने के लिए बुलाया है? स्वरा ने उस लड़की को इशारा किया तो उस लड़की ने वहाँ पर बड़ा सा पर्दा जो बंद था वो खोल दिया। बाकी सब उधर देखने लगे। वहाँ एक लड़का बंधा हुआ था जिसको देख साफ लग रहा था उसे बहुत मारा गया है। सब समझने की कोशिश करते रहे। जहाँ वहीं विवान उस वक्त को देख गंभीर हो गया था। सब उस आदमी को देख जहाँ समझने की कोशिश कर रहे थे वहीं विवान का चेहरा गंभीर हो गया था, जिसे स्वरा ने भांप लिया था कि विशाल कहता है, ये कौन? राहुल भी उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि स्वरा उसके पास आई और कहा, ये वो कड़ी है जिसे वो ढूंढ रहा है, जो उसे खुद यहाँ आने पर मजबूर कर रहा है। सब देखने लगे तो स्वरा बोली, वॉन अभी से पहचान ही गए होंगे, आखिर आपने ही तो इंडिया आने में मदद की है। विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, जी बिल्कुल, इसे इंडिया लाना ही था, पर आप इस तक इतनी जल्दी पहुँच जाएंगी? राहुल एकदम से, ये तो सुनील है घर, पर ये यहाँ कैसे और ये इंडिया आया कैसे? इस पर तो काफ़ी केसेस हैं, इसके ऊपर तो ये आया कब? सब राहुल की बात सुन उसे देखने लगे तो विवान और स्वरा हल्का सा मुस्कुरा दिए। वो कुछ कहते कि तभी उस आदमी को होश आया और धीरे धीरे कहा, मैं कहूँ मैं कहाँ हूँ?
यहाँ कैसे आया? स्वरा और बाकी सब ने उसे देखा तो स्वरा ने उस लड़की को इशारा किया तो उसने उस आदमी के मुंह पर पानी मारा। वो एकदम से हड़बड़ा गया। उसने आंखें खोली तो स्वरा उसके सामने बैठी थी। सुनील उसे पहचान नहीं पाया तो स्वरा बोली, इतना जोर डालोगे ना तो वो भी नहीं होगा। सुनील बहुत हल्के से बोला, तुम क्यों लाई हो मुझे? आखिर क्या किया है मैंने? तो तुम्हें जानना, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर क्यों इस तरह? स्वरा अब तक सख्त हो गई, पर फिर अचानक से उसने खुद को नॉर्मल किया और हल्की सी मुस्कान लेकर कहा, एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला सुनील चड्ढा जो दर दर भटकता फिरा दिन रात सिर्फ एक केस के लिए। केस मिला तो पैसे मिले तो घमंड आया। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुझसे कुछ काम करवा लूँ। वैसे तू जानता है तेरा वो बाप तुझे ही ढूंढ रहा है, पर तू तो उसे मिलने से रहा, और अगर मिला भी तो तेरी जान वो लेने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। स्वरा की बात सुन सुनील ने कहा, मैं इंडिया कैसे, क्यों? और मैं कि विवान ने कहा, तू इंडिया में है क्योंकि तू लंदन में तो कब का मर चुका है। तेरे घर वाले तुझे मरा हुआ समझ चुके हैं, और अब तू अगर गया भी तो वो तुझे पहचानना तो दूर तेरी शकल तक नहीं देखेंगे। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जो कांड किए हो ना वो सब उनको पता है, और लड़ने वाली पुलिस तुझे सजा दी ही होगी क्योंकि तू मर चुका है। अब तू गया तो तुझे वो बहरूपिया समझेंगे, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वह सजा बहुत बुरी होती है, वहाँ सजा बहुत बुरी होती है। तो सोच ले क्या करना है, क्योंकि मरना तो है ही। स्वरा और विवान ने उसे देखा तो सुनील ने कहा, मुझे खरीद रहे हो तुम? भूल रहे हो कि मैंने क्या क्या किया है? तुम्हें यहाँ बैठे बैठे सबक सिखा सकता हूँ ये सुनील, उसने गुरूर से कहा तो बाकी सबको गुस्सा आ गया। निशा ने कहा, इसकी तो कि विवान के हंसने की आवाज आई। विवान को हंसता देख सुनील हैरान सा हो गया, वहीं स्वरा भी हैरान सी हुई। वॉन उसके करीब गया और उसका मुंह हाथ में पकड़ते हुए कहा, तेरी जो ये अकड़ है ना वो जो मैं जानता था, लेकिन तू मुझे नहीं जानता, समझा? तो जिस वजह से इतना अकड़ रहा है ना, तो सुन, तूने सुना नहीं कि मैं क्या कहा कि तू मर चुका है, और तू सोच रहा है कि तू इंडिया में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो रुक जरा। उसने एक पेन ड्राइव ली और उसे राहुल को देखकर कहा, चला इसे। स्वरा ने उस लड़की को इशारा किया तो पूरा प्रोजेक्टर अगले पल में तैयार हो गया। पेन ड्राइव लगा दी गई और कुछ देर में जो सब कुछ उसमें चला उसे देख सुशील के होश उड़ गए। सुनील हकलाते हुए बोला, ये सब क्या 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 किया? कि दीवान उठा और कहा, ये एक मुजरिम है। क्या नाम है? हाँ, काली। तूने इसके साथ जो साजिश की थी उसकी वजह से ये तुझे पागलों की तरह इतने सालों से ढूंढ रहा है, और जब तू इसके हाथ आएगा तो सोच तेरा क्या अंजाम होगा। एक मजेदार बात बताऊं, उसे कोई रोका नहीं, और हो सकता है क्योंकि उसके साथ गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सुनील की हालत खराब हो गई थी कि तभी विवान ने किसी को आवाज दी। सब उस ओर देखने लगे कि एक तगड़ा सा आदमी काले कुर्ते पजामे में बहुत ही बड़ा लग रहा था। जहां सब हैरान थे वहीं सुनील की तो कुछ कहने की हालत नहीं थी, वो बस इतना कह पाया, काली। स्वरा भी उतनी ही हैरान थी कि एक देश के लिए काम करने वाला व्यक्ति का एक गुंडे से क्या मतलब, और वॉन कभी भी गलत का साथ नहीं देता। फिर भी वो चुप रही क्योंकि वजह तो कोई ना कोई होगी ही। काली ने अपने सामने सुनील को देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वो उसके पास आया और कहा, तूने बहुत कुछ मेरे साथ गलत किया। तेरी वजह से मैं आज जो हूँ, एक गलत दलदल में फंसने वाला। तेरी वजह से मैंने अपना परिवार खो दिया। अगर आज काली को जिंदा किया है तो उसकी वजह सिर्फ तू है, और तेरी सजा को इतना दर्दनाक बना दूंगा कि तू भी 1000 बार सोचेगा। सुनील अंदर तक हिल गया। इधर अंकुश नेहा से अब तक नाराज था, और उसका नाराज होना जायज भी था। नेहा भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, और आज उसने ठान ही लिया था कि वो उसे मना कर रहेगी। उसने अपना फोन लिया और एक नंबर मिला दिया। 2 रिंग गई पर फोन नहीं उठा। नेहा का मन उदास हो गया। फिर उसने कुछ सोचा और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अंकुश अपना काम कर रहा था, पर आज उसका बिहेवियर बहुत अलग था। आज वो बहुत ही गुस्से में था। कहीं ना कहीं उसके थाने वाले भी ये बात से आज डर रहे थे। हर फाइल वो देख रहा था जैसे आज ही सब कर देगा उसे। ऐसे देख एक कांस्टेबल बोला, सर आज अलग ही लग रहे, क्या हुआ? कहीं बीवी से तो नहीं झगड़ा हो गया? दूसरा कांस्टेबल बोला, पागल आ गया है क्या? सर की शादी कब हुई जो बीवी से झगड़ा होगा? पहला कांस्टेबल, इनको देखकर तो यही लग रहा है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि अंकुश की आवाज आई, तुम दोनों अपनी ये बातें ना कम करो।
मेरा पता नहीं, पर तुम दोनों ज़रूर खतरे में हो सकते हो। सुनते ही दोनों सकपका गए और कहा, सॉरी सॉरी सर। अंकुश ने कहा, जाओ काम करो। वो दोनों बाहर चले गए। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर से कांस्टेबल आया। वो हाँफते हुए अंदर आया और कहा, सर सर वो। अंकुश उसे देख बोला, अब क्या हुआ? सातीराम ने कहा, सर बाहर एक लड़की आई है। अंकुश एक भौहें उठाकर, तो मैं क्या करूं? और अगर आई है तो कंप्लेन करने आई होगी किसी के अगेंस्ट, तो लिखो जो वो कह रही है। अंकुश ने कहा और काम में लग गई। शांतिराम ने कहा, सर वो कंप्लेन करने ही आई है, पर जिसके खिलाफ करने आई है वो। अंकुश ने कहा, कोई नेता है, अभिनेता है कौन? जो भी है, अगर वो गुनहगार है तो सजा मिलेगी उसे। आपको ये बात पता होनी चाहिए, तो लिखिए आप। शांतिराम ने कहा, सर वो मैं नहीं लिख सकता। उसने सिर झुकाकर कहा। तो अंकुश ने कहा, उन्हें देखो और कहो, क्यों नहीं लिख सकते? आप किसके खिलाफ हैं? ये कंप्लेंट मैं खुद लिखूंगा। शांतिराम ने कहा, वो। अंकुश ने कहा, क्या वो नाम बताइए। तभी दरवाजा खुला और आवाज आई, अंकुश सिन्हा के खिलाफ। अंकुश चौंक गया। वो लड़की बड़े अदब से अंदर आकर उसके सामने बैठ गई। अंकुश उसे घूर रहा था तो उसने कहा, लिखो अब। शांतिराम चुपचाप खड़ा था तो अंकुश ने कहा, नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या है? नेहा अभी खुद ने कहा कि पुलिस स्टेशन है तो कंप्लेंट ही करने आई हूँ अपने होने वाले पति की। ये सुनते ही शांतिराम की तो आंखें फटी की फटी रह गई और अंकुश तो बस नेहा को देख रहा था। नेहा भी उसे देख रही थी कि अंकुश घूर रहा था। तो नेहा शांतिराम से बोली, आप 2 कप चाय ले आइए प्लीज। शांतिराम ने कहा, जी जी। अंकुश गुस्से में बोला, चाय नहीं पीनी। नेहा बोली, मेरे लिए मंगाई है और एक शांताराम जी के लिए। ये सुनते ही शांताराम जी को खांसी आ गई। उसने कहा, जाइए लेकर आइए। नेहा ने कहा तो शांताराम ने एक नज़र अंकुश को देखा जो घूर रहा था कि नेहा बोली, आप डरिए मत, ये कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए। शांताराम वहाँ से चला गया। अंकुश को गुस्सा आ रहा था पर वो चुप रह गया और चुपचाप बैठ गया। नेहा बोली, लिखो अब। अंकुश ने एक नज़र उस पर डाली पर उसे फर्क नहीं पड़ा। वो बोली, जल्दी करो। अंकुश ने कहा, क्या है, क्यों कर रही हो, किस लिए आई हो? मैं जानता हूँ, पर क्यों? जब मैं तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं तो सब करने का क्या फ़ायदा? अगर होता तो तुम इस तरह से। वो चुप हो गया तो नेहा अब उसके पास आई और कहा, मानती हूँ गलत किया, कहना चाहिए था तुम्हें, पर क्यों नहीं कहा? जानते हो, क्योंकि एक परिवार खो चुकी हूँ। तुम्हें नहीं खो सकती थी। और परिवार क्या है सच में, क्या है सच है, मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि इतना सोच ही नहीं पाई, या जब तक सोच पाती तब तक सब दूर जा चुके थे। मैं तुमसे, भाई से, नव्या से, सबसे बहुत प्यार करती हूँ और बस इस डर से कहीं मैं फिर इस परिवार को खो ना दूँ, कह नहीं पाई। नेहा की आंखें भर आई। अंकुश ने देखा तो बस उसे खींचकर अपने गले लगा लिया और कहा, तुम ना ऐसी अच्छी नहीं लगती, वो शैतान ही रहा करो मेरी टैडी, पर आगे से मुझे बता देना, अकेले मोर्चा नहीं निकालना। और हंस पड़ा तो नेहा भी हंस दी और कहा, हाँ वादा। और शांतिराम वहां आ गया और नेहा और अंकुश को ऐसे देख वो तुरंत मुड़ गया और ऐसे दौड़ा जैसे ना जाने क्या देख लिया हो। वहीं रमेश आज अपनी उसी कॉटेज में था। इन दिनों वो बिल्कुल ही हिल गया था। उसके आदमी भी ये सब देखकर उसे दूर रहा करते थे कि रमेश का फ़ोन बजा। रमेश ने उसे नहीं उठाया। कुछ देर बाद फिर से फ़ोन बज पड़ा लेकिन रमेश ने फ़ोन नहीं लिया। कि तीसरी बार फ़ोन बज गया। इस बार रमेश झल्ला गया और फ़ोन उठाते हुए कहा, मौत से खेलना है क्या? अब की बार फ़ोन किया तो तू सीधे ऊपर ही होगा। रमेश ने ऐसा कहा और फ़ोन रखता कि सामने से आवाज़ आई, तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और मुझे ऊपर करेगा तू? तू जब तक करता है ना, मैं कर चुका होता, समझा? अब मेरी सुन, 10 मिनट है तेरे पास, सिर्फ 10 मिनट। अगर इन 10 मिनट में तू एक ऐसी खबर सुनने वाला है कि तू मेरे फ़ोन ना लेने पर पछतावा करेगा और है हिम्मत तो मार लेना। और काट कर फ़ोन काट जाता है। अगर रमेश को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ है उसके साथ। किसी ने उसे खुली धमकी दी थी शायद, या नहीं, वो इन्हीं सब में था कि एक बीप की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सब इस बात से चौंक गए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पूरे घर में ये आवाज़ तेज होने लगी। तभी उसकी एक आदमी की चीख निकली। उसकी आवाज़ सुन सब डर गए। उधर आए रमेश ने उससे कहा, क्या है, क्या डर रहा
वो आदमी डरते हुए बोला, बम बम। ये सुनते ही सब हिल गए। रमेश और बाकी सब बाहर आए कि तभी एक जोर का धमाका हुआ जिससे रमेश के कॉटेज के बहुत ही करीब था। रमेश अंदर तक हिल गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई कि तभी उसका फोन बजा। रमेश ने देखा और कांपते हुए फोन लिया। सामने से आवाज आई, कहा था ना अगली बार सोचने का मौका नहीं देता हूँ, अब हर बार याद रहेगा। और अभी तो बस पास में एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। और फोन कट गया। रमेश अब भी हिला हुआ था कि एक आदमी वहां आया। रमेश के इस कॉटेज के बारे में कोई नहीं जानता था, पर उस आदमी का आना बहुत अजीब लगा। रमेश के आदमी रोकने लगे तो रमेश ने उसे आने दिया। तो आदमी बोला, ये आपके लिए, और उसे देकर चला गया। रमेश उस पैकेज को देखता रह गया, फिर खोला तो उसे देखकर वो बस अंदर चला गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। स्वरा वहीं दूसरी तरफ स्वरा, विवान और बाकी सब घर के लिए निकल चुके थे। निवेदिता को विशाल के साथ और स्वरा की टीम की लड़की छोड़ने गई थी। राहुल और रोजी भी निकल गए थे। स्वरा और विवान भी जा रहे थे, पर विवान ने कहा, स्वरा रुक गई और कहा, जी। विवान ने कहा, आप नहीं जानना चाहती कि मैं काली को कैसे जानता हूँ? आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा ना कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरा ऐसे क्रिमिनल से क्या कनेक्शन। स्वरा ने जब विवान के मुंह से ये सुना तो एक पल को वो देखती रह गई। फिर वो हल्की सी मुस्कुराई और कहा, वान, क्यों नहीं, कहीं बैठकर बात करें? विवान ने भी हाँ में सिर हिलाया तो दोनों पास ही बने एक कैफे में आ गए। विवान और वो दोनों बैठ गए तो विवान कहना शुरू करता है, मेरी पहली मुलाकात काली से एक असाइनमेंट के थ्रू हुई थी। मैं जिस केस पर काम कर रहा था वो काली पर ही था। उसके काफ़ी धंधे थे जो गलत थे और उन्हें हमारी टीम ने पकड़ा था। काली को जब ये पता चला तो उसने खुद आगे बढ़कर अपने आप को सरेंडर किया और 7 साल के जेल उसे हुई। काली एक क्रिमिनल होने के बाद भी बहुत शांत रहा और उसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए सरकार ने भी उसकी सज़ा कुछ कम की। उसके बाद मेरे और काली की मुलाकात नहीं हुई, पर जब मुझे कुछ दिन पहले सुनील का पता चला तो उसकी काली का पुराना बैर है। ये जानना मैं चाहता था कि सुनील अगर उसके हाथ आ गया तो खेल पलट सकता है, इसलिए मैंने सच का पता लगाया और जब काली के संग गलत हुआ तो मैं काली को यहाँ बुला लिया। स्वरा चुप थी, फिर बोली, आप सच में बहुत ही सच्चे हैं ऑफिसर। तो विवान भी मुस्कुरा दिया कि तभी एक फ़ोन स्वरा के पास आया। स्वरा ने फ़ोन लिया और बात करते करते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जो विवान भी देख ली थी। फ़ोन पर बात करने के बाद स्वरा ने कहा, एजेंट वन, काम हो गया। दोनों मुस्कुरा उठे। विवान घर आया तो शीतल खेल रही थी, उसके संग काका को भी खेल रहे थे। विवान को देख शीतल उसके पास आई और कहा, दोस्त। विवान भी मुस्कुरा दिया और शीतल को गोदी में लेते हुए कहा, अरे आप कैसे हो और बाकी सब कहाँ हैं बच्चा? शीतल ने कहा, दी तो काम से गई है, जीजू काम पर गए हैं, दादाजी भी नहीं है और नव्या दी भी घर पर नहीं है। ये सुनकर विवान चौंक गया। उसने मन ही मन कहा, नव्या को रेस्ट करना था, ये कहाँ गई? उसने शीतल से कहा, बच्चा आप खेलो, मैं आया। शीतल ने हाँ में सिर हिलाया और काका संग खेलने लगी और विवान ऊपर अपने कमरे में चला गया। वो जैसे ही रूम में आया तो नव्या वहाँ नहीं थी। वो बालकनी में चला गया। इतने में नव्या आ गई और कमरे को देखते हुए बोली, अच्छा हुआ विवान नहीं आए, वरना पता नहीं कितने सवाल करते। तो वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने गई जहाँ विवान हाथ बांधे खड़ा उसे देख रहा था। नव्या ने मासूमियत से शक्ल बनाई और कहा, कहाँ गई मैं? विवान नव्या को घूर रहा था और नव्या मासूमियत से शक्ल बनाकर उसे देख रही थी। वो मासूमियत से बोली, विवान आप कब आए? मुझे बताया भी नहीं। मैं आपको ही देखने तो गई थी। वो क्या हुआ, मैं बहुत बोर हो रही थी अकेले कमरे में, तो बस ऐसे ही सोचा आपको देख लूँ, तो बस अभी भी बाहर गई थी आपको देखने और आप यहाँ आ गए, नव्या ने कहा। तो विवान उसे अभी भी देख रहा था तो नव्या अब मुँह झुकाकर बोली, ऐसे मत देखिए ना, मुझे डर लग रहा है, नव्या ने कहा। तो विवान को मन ही मन हंसी आ गई, पर वो अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, डर मेरे से? अगर इतना डर लगता है तो आप क्यों गई? आराम करना था ना, अभी चोट ठीक हुई नहीं आपकी? नव्या ने कहा, अरे अब ठीक है। नव्या ने कहा ही था कि विवान उसके पास आया तो नव्या पीछे होने लगी और कहा, विवान आप? विवान आगे आ रहा था और नव्या पीछे हो रही थी कि वो तभी बेड पर बैठ गए। विवान अब भी बढ़ रहा था। नव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी विवान का हाथ उससे अपनी चोट पर महसूस हुआ तो हल्की सी आह निकल गई। उससे ब्लड आ रहा था। ये देख विवान को गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं बोला। उसने ड्रॉवर से फर्स्ट एड ली और कॉटन में दवाई लगाने लगा। नव्या ने आँख खोली तो विवान कॉटन में दवाई लगा रहा था। इस वक्त बस वो चोट
चोट को लेकर परेशान था। उसने बिना नव्या को देखे उसके कंधे की तरफ से हल्का सा पल्ला हटाया और चोट पर दवाई लगाने लगा। नव्या बस विवान को देख रही थी। विवान बिना देखे बोला, क्यों नहीं समझते? आपकी आपकी चोट मुझे दर्द देती है। अभी कह रही थी आपकी आप ठीक हैं, तो फिर ये क्या है? हर बार आप अपनी मनमानी क्यों करती हैं? नव्या ने कहा, क्यों? आपको हर बार मैं कुछ नहीं बोलता, पर इस बार आपको सजा मिलेगी। नव्या विवान की प्यार भरी डांट सुन रही थी, क्योंकि उसमें उसके लिए परवाह और फिक्र थी। विवान ने दवाई लगाकर नव्या का पल्ला सही किया और हाथ धोने चला गया। नव्या वहीं बैठी थी। विवान आया और नव्या को देखा जो मुस्कुरा रही थी, तो विवान चिढ़ गया और कहा, आप हंस क्यों रही हैं? मैं सच में नाराज हूँ। नव्या ने कहा, मैं जानती हूँ आप मेरे से नाराज हैं। और फिर वो उठी तो विवान ने कहा, क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? मैं आपको आराम करने को कह रहा हूँ, तो उठ क्यों रही हैं? नव्या विवान के पास आई और उसका हाथ पकड़ा और बेड पर बैठाया। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि नव्या क्या कह रही है। नव्या भी वहीं बैठ गई और विवान की गोद में सिर रख लिया और कहा, मुझे आराम तभी मिलता है जब आप मेरे पास होते हो, और मैं कभी भी आपको दर्द नहीं देना चाहती। विवान, पर क्या करूं? जाने अनजाने आपको दे देती हूं। आप मेरे पास हो तो अब मैं सो जाऊंगी, पर आप बस यहीं रहना। और विवान का हाथ पकड़ लेती है। विवान नव्या की बात सुन मुस्कुरा देता है और उसका सिर हिलाते हुए कहता है, सो जाओ आप, मैं यही हूँ, और उसके सिर पर किस करता है। नव्या भी मुस्कुरा देती है और कुछ ही देर में वो भी सो जाती है। विवान जब देखता है कि नव्या सो गई है तो वो वहीं सही से लेटा देता है, उसे सही से लेटा देता है और नव्या के पास ही लेट जाता है और उसे देखते हुए कहता है, सच में आप तो गुस्सा भी नहीं करने देती। नव्या हल्का सा किस उसके माथे पर करता है और कमरे से बाहर आ जाता है। वहीं रागिनी अब तक निकल नहीं पाई थी। आज उसने सोच लिया था वो कैसे भी करके यहाँ से निकलेगी, कि तभी उसे किसी के आने की आहट हुई, तो उसने जल्दी से खुद को तैयार किया और बैठ गई। एक व्यक्ति आया और रागिनी से कहा, खाना खा लो, पर रागिनी ने जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने खाना रखा और जाने लगा, तभी आवाज आई, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। वो व्यक्ति रुक गया और कहा, क्या हुआ? रागिनी बोली, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। वो बस यही बोल रही थी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ, और चला गया। रागिनी को लगा वो जा चुका है, तो वो जल्दी से उठी और दरवाजे के पास आई। वो व्यक्ति जल्दी में बंद करना भूल गया। रागिनी ने दरवाजा खोला और देखा तो वो हैरान रह गई। वो जहाँ बंद थी वो जगह कोई और नहीं, खुद रमेश का ही आउट हाउस था। आउट हाउस के पास वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों बंद थी, किसने किया था ऐसा, पर इस वक्त बस उसे निकलना था। वो इधर उधर देखती है और चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। सामने खड़ा एक व्यक्ति ये देख रहा था। उसने किसी को फोन करा और कहा, सर वो भाग गई। सामने से आवाज आई, पीछा करो उसका, पर संभाल कर, उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। वो यहाँ से निकल कर जरूर उस आदमी के पास ही जाएगी जिसे ये बताना चाहती है। व्यक्ति बोला, जी सर, पर सर मेरे एक बात समझ नहीं आई, वो उसे सच बोल देगी कि वो किडनैप थी, तब क्या करेंगे? वो कुछ भी कहे, ये बात वो भी जानती है कि ये किडनैप है और इसे भी ढूंढ रहा है, वो आने दो। व्यक्ति ने कहा, जी। फोन कट जाता है। नेहा को घर छोड़वा कर अंकुश अपना काम कर रहा था, पर रह रहकर उसे नेहा का मेरे होने वाला पति सुन हंसी आ रही थी। वो मुस्कुरा रहा था कि तभी आकाश और शांतिराम अंकुश को देखकर बोले, देख शांताराम सर, अभी तो आग थे और अब कैसे ठंडे पानी हो गए। नेहा मैम के बारे में ही सोच रहे हैं। काश मेरी भी ऐसी ही दोस्त होती। देखा ना तूने कैसे सर को मना रही थी जब सर नाराज थे। सच में नेहा मैम बहुत ही प्यारी हैं। वो ये सब बोल रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसकी वोट लगने वाली है, क्योंकि हमारे अंकुश साहब उसके पीछे ही थे, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। कि शांताराम की नज़र अंकुश पर गई तो उसका तो गला ही सूख गया। वो बोला, अंकुश अंकुश, आकाश सुन। आकाश तो अपनी ही धुन में था। उसने कहा, ओह शांतिराम, मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बार नेहा मैम से बात करूँ, क्या पता वो मेरी भी दोस्त बन जाए। सच में उन्हें आज देखा ना तो दिल में जैसे गिटार बज गया। कितनी भोली प्यारी है। सोच रहा हूँ दोस्ती तो कर सकती है ना, कहीं मुझे उनसे प्यार। वो आगे कहता कि अंकुश जोर से बोला, ये काम करने आते हो तुम यहाँ? हाँ। ये सुनते ही आकाश तो तुरंत चौंक गया और शांतिराम ने अपना सिर पीट लिया और कहा, बच गया तेरा गिटार बेटा। आकाश ने
आकाश ने कहा, नहीं सर, वो बस ऐसे ही अंकुश गुस्से में, मुझे आज ही सब काम चाहिए। और हाँ, दोस्ती दोस्ती ना घर पर रख कर आया करो यहाँ, नहीं वरना मुझे देर नहीं लगेगी गिटार बजाने में। आकाश ने कहा, जी 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 सर। अंकुश वहाँ से चला गया और मन में बोला, मेरी नेहा से दूर रखना, नेहा से दूर रहना पड़ेगा इसे। असल में जब नेहा आई थी तो आकाश वहाँ नहीं था। वो बस जो हुआ उसने सबसे सुना, पर कोई नहीं जानता था कि नेहा अंकुश की मंगेतर है। ये बात सिर्फ शांतिराम जानता था और उसे भी सबको बोलने से अभी अंकुश ने मना किया था कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाकी ये बात ना पता चले। आकाश जब आया तो नेहा अंकुश से बात कर रही थी और जब आकाश ने नेहा को देखा तो देखता रह गया था। वहीं विवान एक बड़ी सी जगह में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था, या यूँ कह लो वो पहले से जानता था कि वो व्यक्ति आएगा। उसने घड़ी देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बिल्कुल खाली थी वो जगह कि किसी ने अपना कदम वहां रखा। विवान वहीं बैठा रहा तो व्यक्ति विवान के पास आया और कहा, तुम सच में कर पाओगे ये? विवान ने उस व्यक्ति को देखा जिसकी आंखों में बहुत सवाल थे। विवान चुप था तो उस व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इतना आसान है ये? अगर जो तुम सोच रहे हो तो कैसे उसे सजा दिलवाओगे मेरे बच्चे? विवान, करना तो होगा, क्योंकि अगर इन सब के पीछे वो है तो क्यों किया ऐसा उन्होंने? इतना बड़ा खेल क्यों? आखिर क्यों वो ऐसा करेंगे? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेंगे। विवान की आंखें नम थी तो वो व्यक्ति बोला, मैं समझता हूँ कि अगर वही है इन सब के पीछे तो तुम्हें बहुत कुछ ऐसा करना होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते होगे। विवान ने कहा, जानता हूँ, पर मैं अपने सवाल जानकर रहूंगा। अगर वही है तो। और वहां से चला गया तो वो व्यक्ति देखता रहा और कहा, मेरे बच्चे को हिम्मत देना कि वो लड़ सके। विवान घर आया तो नव्या सो रही थी। विवान ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो सीधे बाथरूम में गया, चेंज किया और बाहर आ गया। वो बालकनी में चला गया। इस वक्त क्या था उसके मन में वो ही जानता था। वो वहीं बैठ गया और कब सो गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब नव्या की आँख खुली तो उसने देखा कि विवान वहाँ नहीं था। वो उठ गई और कहा, विवान कहाँ है? जब मैं सोई थी तब यहीं थे, फिर कहाँ चले गए? वो धीरे से उठी और बालकनी में आई तो विवान वहाँ सो रहा था। नव्या एक पल को हैरान रह गई, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि विवान कितना भी लेट हो वो सोते उसके पास ही है। नव्या आगे आई और विवान के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए बोली, विवान विवान। नव्या के कहने से विवान की आँख खुल गई। उसने देखा तो वो बालकनी में था। उसने नव्या को देखा तो नव्या बोली, आप यहाँ क्यों सो गए थे? विवानी का बस वो आंख लग गई काम करते करते और वहां से उठ गया। नव्या को विवान का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। वो विवान के पास आई और कहा, सब ठीक तो है ना विवान? आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। विवान नव्या को देखा, फिर कहा, आज के बाद सब सही होगा नव्या, और वहां से निकल गया। नव्या देखती रह गई। वो कुछ समझती कि तभी उसका फोन बज पड़ा। नव्या ने फोन लिया और सामने से किसी ने कुछ कहा, जिसे देख नव्या हैरान हो गई और कहा, मैं आती हूँ, और फोन कट गया। उसने खुद से कहा, अब सब सच विवान को बताना होगा। आज सब बदलने वाला था। घर में बिल्कुल शांति थी। अंकुश अपने काम से बाहर गया हुआ था। नेहा शीतल के साथ थी। नव्या भी ऑफिस में थी। विवान वहां नहीं था। नव्या आज विवान की बात से परेशान थी। वो मन ही मन बोली, क्या हो गया है विवान को? वो क्यों इतना परेशान है? ऐसा भी क्या हुआ और क्या सही होने वाला है? मेरी समझ नहीं आ रहा है। आज विवान का ना फ़ोन आया ना ही वो ऑफिस आया कि नव्या का फ़ोन आया तो उसने कहा, हाँ मैं आई, और सीधे निकल गई उस जगह के लिए। वहीं रागनी एक घर के सामने थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो सीधे उस घर में आई तो वहाँ के लोग उसे देख चौंक गए। वो चीखती हुई बोली, बाहर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की या मेरा किडनैप करवाने की? तुम आज भी नहीं बदले। इतने सालों बाद मुझे लगा कि तुम्हें बचा लूं, पर तुम मुझे ही मारने निकल पड़े। बाहर आओ। उसकी आवाज़ से जब सब डर गए। वो व्यक्ति बाहर आया। हिम्मत तो बहुत है मुझ में, पर अब तक कुछ किया नहीं है। और रही बात मारने की, तो सही कहा, मरना तो है तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा जो किया है। सही कहते हैं लोग, औरत कुछ नहीं भूलती है। रागनी बोली, धोखा? मैंने धोखा दिया है? रमेश, धोखा तो तुमने मुझे दिया है मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए। तुम मुझे मारना चाहते हो और मैंने धोखा दिया? अरे, तुमसे गिरा हुआ इंसान मैं आज तक नहीं देखी। अपनी बेटी तक को तुमने नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज़ हूँ? पहले मुझे विवान पर गुस्सा आता था, पर अब उस पर तरस आता है कि वो तेरी औलाद है। रमेश गुस्से में, और मेरी प्रॉपर्टी पर तूने जो किया है, वो मुझे जहर दिया है। वो मुझे सुना रही है। मुझे किडनैप ही करना होता तो मैं तुझे मार ही डालता।
तो यहाँ खड़ी नहीं होती मेरे सामने और क्या बोली, तेरी प्रॉपर्टी मैं क्या करूँगा, जो खुद ही कंगाल है उसे मुझे क्या। रागनी हैरानी से सुन रही थी कि बोली, फिर कौन है जो ये किया है। तभी आवाज़ आई, मैंने किया। सबने देखा तो पीछे विवान था। दोनों हैरान रह गए। विवान ने कहा, हाँ हाँ मैंने, ये सब तुम दोनों को सजा दिलवाने के लिए मैंने किया है सब। और जो तुम दोनों ने बोला वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है, पर मैं जानता हूँ तुम्हें बचाने वाला है कोई। कौन है मुझे बस यही पता करना है। कि तभी रमेश हंसा और कहा, उन्हें तू क्या कोई नहीं ढूंढ सकता है। कि फिर आवाज आई, बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ है। अब सब पीछे मुड़े तो विवान भी हैरान रह गया। सामने नव्या थी। नव्या ने विवान को देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर वो बोली, मैं जानती हूँ विवान जी, आप आज जो देखेंगे वो आपके लिए आसान नहीं है, पर ये जरूरी है। विवान उसे ही देख रहा था कि नव्या रागनी से बोली, 15 साल पहले तुम्हें बचाने वाला जो खुद सही बनकर रहा इतने साल, वो आज सामने है। अब तुम सोचोगी कैसे, तो 15 साल पहले तुमने ना सिर्फ विवान के परिवार को ख़त्म किया था, बल्कि तुम तीनों की वजह से मेरी माँ ने अपनी जान खो दी थी। ये बात जब नव्या ने कही तो विवान हैरान रह गया। बाकी सब भी। तो नव्या ने कहा, हाँ, मेरी माँ तुम और तुम्हारे उस भगवान की वजह से मरी थी। पापा को ये बात नहीं पता थी, पर मैं पर मैंने देखा था मेरी माँ को मारते हुए, और उसी पल से मैं तुमको मारना चाहती थी, पर मैं उस इंसान को देख नहीं पाई थी, और तब से उसकी तलाश में थी। मैं क्या हूँ ये कोई नहीं जानता था, और जब मैं दीपक से मिली और तब शुरुआत थी मेरी मकसद की। आज वो मेरे सामने है। विवान चुप था कि वो व्यक्ति आया और कहा, विवान बेटे, देखना ये क्या कह रही है, देख इसने क्या किया, देखना तेरे दादू के संग बेटे बहू को गलत फहमी हुई है, देखना। विवान की मुट्ठियां कस गई। विवान चुप था। तो नव्या ने कहा, मैं गलत हूँ, आपने जो किया है तो वो विवान भी नहीं सोच सकते थे। मुझे मैंने जब आपको देखा तो मैं नहीं समझ पाई, पर जब मैं महाबलेश्वर गई तब मुझे आपका सच समझ आया। मैं उसी वक्त ही उसे बता देती, पर कह नहीं पाई। पर आज आना था पर आज आना था। पुलिस अरेस्ट है। विवान चुप था। दादू बोल रहे थे कि विवान की आवाज आई, रुक जाओ। नव्या विवान को देखने लगी तो विवान ने कहा, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, आप इन्हें छोड़ दो। नव्या हैरानी से विवान ने कहा, आपको या तो आज मुझे देखना है या इन्हें। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि विवान सच जानने के बाद भी क्यों ऐसा कर रहा है। तो विवान ने कहा, आप यह जिस सच के लिए आई वो हो चुका है। आप रागनी और रमेश को ले जा सकते हैं, पर इन्हें नहीं। आप गलत है नव्या, आपने मुझे धोखा दिया है। नव्या के होश उड़ गए। वो रोते हुए बोली, धोखा? विवान ने कहा, आप यहाँ इन्हें ही सजा देने आई थी। मेरे से प्यार नहीं था आपको, मेरा इस्तेमाल किया आपने। चली जाइए यहाँ से, जाइए। नव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका विवान उसे दूर कर रहा था। उसने मन सही किया और कहा, ठीक है, जा रही हूँ। और बोली, आप लाए थे मुझे और आप ही दूर कर रहे हो। अब कभी सामने नहीं आऊंगी। और चली गई। विवान की मुट्ठियां कस गई। दादू शैतानी मुस्कान ले रहे थे। तो इन सब के पीछे क्या दादू का ही हाथ था? क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।